हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाला हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो हम जरा उसको शुरू करते हैं टाइम को ना खराब करते हुए। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों या यौगिकों के शब्दों के स्थान पर उनके सूत्रों तथा संकेतों द्वारा निरूपित करने के बाद प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये आपके ऊपर से गया होगा लेकिन उदाहरण में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है जिंक, ठीक है, ये आपका जिंक है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो देखिए इससे बना क्या है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना है, ठीक है। ये आपका एक अभिक्रिया है, ठीक है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो क्या कह रहा है कि जिंक की जगह आप Zn लिखें, ठीक है, जिंक की जगह Zn लिखें और सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह इसका सूत्र जो होता है उस सूत्र को लिखें, H2SO4 लिखें और जिंक सल्फेट की जगह ZnSO4 लिखें और हाइड्रोजन की जगह उसका जो संकेत होता है H2O लिखें। तो अभी आपको जो ये समझाने की कोशिश कर रहा है, रासायनिक समीकरण कह रहा है कि जब भी कोई आप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और उसमें इस तरीके से लिखा जाए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, कह रहा है कि किसी भी तत्व का नाम लिखा जाए या किसी भी यौगिक का नाम लिखा जाए, वो भी किसमें, शब्दों में लिखा जाए, हिंदी में या हिंदी इंग्लिश कुछ भी शब्दों में लिखा जाए, ठीक है, अल्फ़ाबेट में लिखा जाए, मतलब पूरे नाम उनका लिखा जाए। तो फिर उसकी जगह पे जिंक की जगह पे आपने क्या लिखा, Zn, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह पे क्या लिखा आपने, H2SO4। जिंक सल्फेट की जगह क्या रहा आपने, ZnSO4 और हाइड्रोजन की जगह आपने क्या रखा, H2। तो इन सब को लिखने के बाद देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है, ध्यान से, इन सब को लिखने के बाद जो समीकरण प्राप्त हुआ है ना, इसी समीकरण को, ठीक है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी समीकरण को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि आपका नाम जैसे मान लीजिए मुझे शॉर्ट में डी के बुलाते हैं, ठीक उसी तरीके से जिंक का जो शॉर्ट है ना Zn है, यानी उसका संकेत है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र है H2SO4 है, ठीक, उससे जिंक सल्फेट का ZnSO4 है और हाइड्रोजन का H2 है। जो यहाँ पे यही तो कह रहा है कि तत्वों या यौगिकों के शब्दों के स्थान पर उनके सूत्रों तथा संकेतों द्वारा निरूपित करने के बाद प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब आता है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, कह रहा है कि अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाते हैं, ठीक है, अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाते हैं। तीर के दाहिने तरफ उत्पाद लिखते हैं, तीर के दाहिने तरफ उत्पाद और बाएं तरफ अभिकारक लिखते हैं। यहाँ पे बात ध्यान से समझिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अभिकारक और जो उत्पाद होता है उन दोनों के बीच में एक एरो का निशान होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो एरो के दाएं तरफ आप देख रहे हैं वो उत्पाद है और एरो के जो बाएं तरफ वो अभिकारक है, ठीक है। और एक बात याद रहे, अभिकारकों के बीच में अगर एक से ज़्यादा अभिकारक है तो प्लस का निशान लगा के उनको दिखाते हैं। उसी तरह उत्पादों के भी बीच में एक से ज़्यादा निशान है, मतलब एक से ज़्यादा उत्पाद हैं तो प्लस का निशान लगाते हैं। चलिए इसमें दो शब्द आए हमारे पास, एक अभिकारक आया है और एक उत्पाद आया है। इनको क्या कहते हैं, कैसे हैं ये, देखिए अभिकारक वे पदार्थ तत्व या यौगिक जो अभिक्रिया करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे क्या है, किसी भी अभिक्रिया में जो आपस में मिलते हैं और मिलकर कुछ नया बनाते हैं, जो मिलकर कुछ नया बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे आपने घर पे बहुत सारे आपने चीज़ें देखी होंगी, जैसे आप मान लो जब खिचड़ी बनाते हो तो उसमें दाल चावल और मसाले वगैरह डालते हो, ये सारे मिलकर खिचड़ी देते हैं। तो जो खिचड़ी है ना वो आपका क्या है, उत्पाद है
और जो चीज़ें आपने डाली थी उसको बनाने के लिए ना वो अभिकारक है। तो देखिए इधर ना अभिकारक है, ये सारी की सारी चीज़ें अभिकारक में आएंगी और ये सारी की सारी चीज़ें उत्पाद में आएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे, और देखें यहाँ पे जो अभिकारक है एक से ज़्यादा है, तीन दोनों के बीच में आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस का निशान भी लगा हुआ है, और इधर भी एक से ज़्यादा चीज़ें बनी है तो इसमें भी प्लस का निशान लगा रखा है। ठीक है, तो इधर उत्पाद हुआ और इधर देखिए अभिकारक है। वे पदार्थ, तत्व या यौगिक जो अपक्रिया में बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको देखिए, बना हुआ ये पार्ट है और इससे बनेगा भी। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अपक्रियाएं 6 प्रकार की होती हैं। कह रहा है कि विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ये 6 प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं हैं आपकी एनसीईआरटी में। विस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। वे अपक्रियाएं जिनमें यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान लेता है उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या है, कह रहा है वे अपक्रियाएं जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, ये रहा है आपका कापर सल्फेट। कापर सल्फेट क्या कर रहा है, जेडेन के साथ अपक्रिया कर रहा है। तो देखिए जेडेन है, कापर की जगह यहाँ आ गया, देख रहे हैं ना, ये कापर की जगह आके SO4 और फिर क्या है कापर को लेकर। सिंपल सी बात आप समझो, ये आपके पास कोई पहलवान है, ठीक है, ये कोई दुबला सा पहलवान है और ये कोई मोटा सा पहलवान है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब ये दोनों लड़ेंगे तो ये इसको इस जगह से हटा देगा। ठीक है, इस जगह से बिल्कुल हटा देगा और ये इस जगह पे आ जाएगा, अगर जगह की सिर्फ लड़ाई हो। ठीक है, कि कौन किसी जगह पे जा सकता है, तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा क्योंकि ये मोटा है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो वही यहाँ पे जेडेन ज़्यादा अभिक्रियाशील किससे, कापर से, तो कापर को हटा देगा और अपने जाके खुद बैठ जाएगा। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, मतलब एक दूसरे अपने स्थानों को ये अदला बदली कर लेते हैं। देखिए ये दोनों आपस में अदला बदली कर लिए हैं, इसी को क्या कहते हैं हम, विस्थापन अपक्रिया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कापर और पीबी आपस में क्या किए हैं, अदला बदली स्थानों का कर लिए हैं। यहाँ पर भी क्या है, विस्थापन अपक्रिया है। ये बात आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आता है द्विविस्थापन अपक्रिया। वे अपक्रियाएं जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और उसके बाद क्या नए यौगिक का निर्माण होता है। इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे एक AgNO3 है और NaCl है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ना कि आपस में आयन चेंज होंगे। आयन का मतलब क्या होता है, किसी भी, ठीक है, किसी भी तत्व पर प्लस या माइनस आ जाना। क्या, किसी भी तत्व पर प्लस या माइनस आ जाना। ठीक है, प्लस या माइनस आ जाना। ठीक है, देखिए प्लस माइनस माइनस कुछ भी, मतलब ये कैसे आता है, ये संयोजकता पे डिपेंड करता है, ये बाद में बताऊंगा। इतना समझ जाओ, किसी भी तत्व पे चार्ज आ जाना, प्लस या माइनस आ जाना उसे आयन बना देता है। तो AgNO3 और NaCl है, तो देखिए Cl के साथ, ये जो Cl के साथ देखिए Ag आ गया, तो AgCl बन गया और Na के साथ NO3 अपक्रिया करके NaO3 बना दिया। तो यहाँ पे कौन सी विस्थापन अपक्रिया हुई, द्विविस्थापन अपक्रिया हुई। द्विविस्थापन का मतलब होता है दोनों यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए ये दोनों यौगिक हैं, ये दोनों यौगिक हैं, तो ये अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला इसको देगा, ये वाला इसको दे देगा, तो Na2SO4 और CaCl2 बन गया। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये आपस में क्या, सिर्फ आयन अपना बदलेंगे और कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ आयन बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी ये अपने आयन बदल दिए हैं। ठीक है, ये अपने आयन बदले हुए हैं। ठीक है, आयन बदल के देखिए आपका Li2SO4 प्लस H2O। एक ऐसी वीडियो भी बना के आपको दूंगा जिसमें इन नामों को पढ़ते कैसे हैं, कि आपको बहुत जानना जरूरी है इन नामों को। फिलहाल भी मेरा ये मोटिव था कि द्विविस्थापन अपक्रिया कैसे समझेंगे, जब दो यौगिक दिए होंगे उनमें क्या होगा, अपने आयनों का आदान प्रदान होगा, अदला बदली होगी। जैसे आपके पास किसी के पास नोट हो और किसी के पास सिक्का हो, तो आप नोट और सिक्कों को चेंज कर लेते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ये अपने आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है।
अब आता है संयोजन अपक्रिया। इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अपक्रिया करके एकल पदार्थ को बनाते हैं। कह रहा है इसमें जुड़ेंगे कम से कम दो या दो से अधिक, आपस में जुड़ के एक ही पदार्थ बनाएंगे। देखिए C+O2, देखिए कार्बन है और ये प्लस ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में जुड़े हैं तो क्या बना है, आप देख रहे हैं क्या बन रहा है ये, ठीक है, क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनी है, कार्बन। ये सिंगल बना हुआ, आप ध्यान से देख लें, ये सिंगल है। इधर भी आप देख रहे हैं डबल जुड़ा हुआ है, इधर सिंगल बना है, इधर भी डबल जुड़ा है और इधर सिंगल बना है। इसका कहने का मतलब है कि ये जुड़ता तो डबल है, कम से कम डबल जुड़ेगा और हमेशा एक ही पदार्थ बना के देगा। तो इसका कहने का मतलब ये रहा कि या तो दो जुड़ना चाहिए या तो दो से ज़्यादा जुड़ना चाहिए, तो क्या हमेशा प्रोडक्ट क्या है आपको सिंगल देगा। आई बात समझ में, उत्पाद हमेशा आपका क्या बनेगा, सिंगल बनेगा। इसको कहते हैं संयोजन अपक्रिया। अब आती है आपकी वियोजन अपक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसमें ठीक उसी का उल्टा है, इसमें कोई भी एक अभिकारक होगा और वो टूटेगा तो दो या दो से अधिक बनाएगा। देखिए CaCO3 यहाँ पे टूट कर दो बना दिया है, यहाँ पे देखिए AgCl है, ये भी टूट कर दो बना दिया है, यहाँ पे H2O हो, देखिए ये भी टूट कर दो बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई सिंगल प्रोडक्ट होगा, मतलब सिंगल अभिकारक होगा, अभिक्रिया करने वाला कोई अकेला होगा और जो उससे बनेगा ना वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें बनेगी, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया, जैसे टूटना एक तरीके से। अगला पॉइंट है हमारा ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा ली जाती है उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं, ठीक है, आप समझ गए। कोक की भाप के साथ अपक्रिया, देखिए कोक की भाप के साथ कभी आपने देखा होगा कि जब आप बोतल रखते हैं और बोतल बहुत चिल्ड होती है, वाटर की या किसी भी चीज़ की आप चिल्ड रखते हैं तो उसके सतह पर पानी आपको दिखने लगता है, तो वो क्या है ना, अंदर से पानी नहीं आता, वो बाहर का ही पानी होता है। जब हवा उस पर टकराती है, जब उस सतह पे वाटर की सतह पर यहाँ पे हवा टकराएगी तो हवा में भी होता है पानी, और गर्म हवा जैसे ही ठंडी बोतल से टकराती है तो ठंडी बोतल क्या करती है, उसको अब उसकी जो ऊष्मा होती है, जो गर्मी होती है, अपने अंदर खींच लेती है, और जब खींच लेती है तो जो उसके अंदर का पानी होता है वो आपको सतह पे दिखने लगता है। ठीक चीज़ वहाँ पे यही बता रहा है कि क्या करती है कोक, क्या करती है, वाटर से क्या करती है, अपक्रिया करती है। जो कार्बन होता है ना वो क्या करता है, जब ये बहुत ठंडा होता है, क्या होता है, जब ये ठंडी प्रक्रिया में होता है तो क्या करता है, ऊष्मा से ये अपक्रिया कर लेता है, ठीक है, ऊष्मा ले लेता है। आई बात समझ में। उसी तरीके से N2O2 और प्लस ऊष्मा जब लगेगी उसको, जब वो अपक्रिया करेगा तो ऊष्मा के साथ अपक्रिया करेगा तो NO बनाएगा, ठीक है। तो ये इस बस इतना सा कह रहा है कि ऐसी अपक्रियाएं जिसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ रही हो, बिना ऊष्मा का नहीं हो रहा हो, ठीक है, उस प्रक्रिया को, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी, मतलब ऊष्मा सोख रही है, ठीक है। जो अभिक्रियाएं ऊष्मा लेती हों, ऊष्मा सोखती हों, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर तीर के, ठीक है, तीर के बाएं तरफ ऊष्मा है, जैसे यहाँ पे देखिए तीर के बाएं तरफ ऊष्मा है, या तीर के ऊपर ऊष्मा लिखी हो, जैसे तीर बना हो और इसके ऊपर ऊष्मा लिखी हो, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। या तीर के इस साइड लिखी हो तब भी बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। आई बात समझ में। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक, ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए उसमें ऊष्मा सोख रही थी, यहाँ पे ऊष्मा देगी, यहाँ पे ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। प्राकृतिक गैस का दहन, जब भी आप प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं, प्राकृतिक गैस में मेथेन भी है, देखिए मेथेन जब क्या होती है, दहन करती है, आप जलती है, किसके साथ, ऑक्सीजन से अपक्रिया करके जब ये जलती है तो ऊष्मा निकलती है, ठीक है। अब बात ऊष्मा निकलती है, ठीक। जब आप कोक को जलाएंगे तब भी ऊष्मा निकलती है, ठीक। श्वसन के दौरान शरीर से ऊष्मा का उत्पन्न होना, जब आप ना श्वसन सांस लेते हैं ना तब भी ऊष्मा निकलती है। आप ये समझो, आपने देखा होगा कि आपकी सांसें हल्की हल्की गर्म होती हैं तो उससे क्या होता है, ऊष्मा निकल रही होती है, ठीक है।
तो उष्मा क्षेपी अपक्रिया का मतलब होता है कि जब भी अपक्रिया होगी तो उसमें उष्मा निकलेगी। ठीक है, आई बात समझ में? अगर आपको ये वीडियोज अच्छे से समझ में आई हो, आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए।